यस। नमस्कार। And मैं सेशन शुरू करने के पहले कुछ फंडामेंटल्स चीजें शेयर करना चाहता हूँ। सत्य बड़ा सरल है, और जो सरल नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता है। ये मेरा केंद्रीय विचार है, मेरा मूल सिद्धांत है। सत्य सरल ही होता है, और जो सरल नहीं होता है वो सत्य नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अरस्तितु मेरे दिल के काफी नजदीक एक फिलोसोफर होके गए। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। आई कांट टीच एनीथिंग टू एनीबडी, आई कैन मेक देम टू थिंक। मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता, जी हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं, बस उनको मैं सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। तो इस थीम को लेके ही मैं चलता हूँ, समझता हूँ, जीता हूँ। तीसरी चीज, हम सब इस इवोल्यूशन में है, होमोसेपियंस, मनुष्य जिसे कहा जाता है। हम सिर्फ विचार ले सकते हैं। अनुभव हमारे अंदर पड़े ही है, हमारी चेतना में अनुभव पड़े ही है। हम सब बाहर से विचार ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते अंदर। हमारी चेतना को स्पष्ट विचारों की जरूरत है। और आज की इस दुनिया में, इस आपाधापी में, प्रासंगिक है बहुत ज्यादा स्पष्ट विचारों की। तो ये प्रासंगिकता है, बहुत ज्यादा स्पष्ट विचार चाहिए। तो मैं बस आपको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं, जो आपको आपके जीवन में आपके अनुभव को मैच करता है उतना ही लीजिए, जिसे मैं राइट रेजोनेंस कहता हूं। बाकी यहाँ अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक से देखोगे, शंकराचार्य जब बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो अंतिम सत्य की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति जब बोलते हैं ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, वो अंतिम सत्य की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, सामान्य लोग, गृहस्थी, हम जैसे सामान्य लोग जो थोड़ा है थोड़े की खोज में हैं, सब थोड़ा थोड़ा जीते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी अपनी समझ से, अपने अपने परिपक्वता से। हम सबको रिलेटिव ट्रुथ की ज्यादा जरूरत है। अब्सोल्यूट ट्रुथ हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं अपनी खुद की बात करूंगा। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। तो मेरा रस पहले से ही रिलेटिव ट्रुथ में है। सापेक्ष सत्य में मुझे रस है। निरपेक्ष सत्य या अंतिम सत्य की बातें जनरली मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, या मैं जी नहीं पाता हूं, तो उसकी बातें करना मैं टालता हूं। तो यस, हम जो रिलेटिव ट्रूथ है, जिसका हम डे बाय डे लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में, परिवार में, ऑफिस में, जॉब में, डे बाय डे लाइफ में, मित्रों के साथ, जो हर रोज की खूबसूरत झंझटें हैं, उसके लिए जो उपयोगी सत्य है, उसे बुद्ध कहते हैं उपयोगी सत्य। तो मुझे उस उपयोगी सत्य में रस है। सोचा था घर बना के सुकून से बैठूंगा, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। तो हम सबकी जो मुसाफरी चल रही है, हम सब चेतना है, आत्मा है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सत्य सत्य है। 5 करोड़ लोग भी चिल्ला के झूठ बोलने लगे तो उसे सत्य नहीं बदलता है। सत्य का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है, कभी कभी नहीं बदलता है। बुद्ध ने उसे धम्म कहा। तो ये जो यात्रा है, हम सब की जो यात्रा है, हम सब ट्रेवलर है। कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं, तो हमें ऐसे विचार चाहिए जो हमारे जीवन को आसान करे। तो उसी जीवन को आसान करने की प्रक्रिया में हम सब को ट्रेवलर है। मैं मानता हूं आप सब जीवन प्रेमी हो, मैं भी जीवन प्रेमी हूँ। तो मेरे जीवन में मुझे जो कुछ मेरे अल्प बुद्धि में समझ में आया, जो इसको मैं जी पाता हूँ, समझ में आने का तात्पर्य जिसको मैं जी पाता हूँ, अप्लाई कर पाता हूँ मेरे फैमिली में, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे बिजनेस में, रिलेशंस में, डे बाय डे लाइफ की एक्टिविटीज में, लाइफ स्टाइल में, मैं उसी की बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यस, हम सेशन शुरू करते हैं। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू नीता मैम अगेन, with gratitude. It's a pleasure for me, honor for me. Really thank you. हम शुरू करते हैं। यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है नीता मैम? यस सर। यस। वेलकम।
तो सत्य बड़ा सरल होता है, जो सरल नहीं होता है वो सत्य नहीं होता है। हम यहाँ रिलेटिव ट्रुथ की बात कर रहे हैं, अब्सोल्यूट सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। सब कुछ रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है जो जहां खड़ा है वहां से चीजें समझता है, देखता है। तो सबके लिए कुछ ऐसा रास्ता हो, ऐसे विचार हो जो सबके जीवन को आसान करने में सहयोगी हो जाए, उनके रिलेटिविटी में। वेलकम। 5 विचार है जिन्होंने दुनिया बदल दी। अगेन, अकॉर्डिंग टू मी, 5 ऐसे विचार है जिसने दुनिया बदल दी। जिस दुनिया में हम रहते, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूं। ये जो दुनिया बदली, इसमें 5 विचारों का बड़ा योगदान है। और ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। पहला विचार है राजा सोलोमन का। 1000 साल पहले इज़राइल के ये प्रॉफिट माने जाते हैं। राजा सोलोमन ने कहा, बस रैशनल रहो, दिमाग से चलो, रैशनल रहो, रिजनेबल रहो, दुनिया मुट्ठी में कर लोगे, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बी लॉजिकल, बी रैशनल, दिमाग का उपयोग करो। दूसरा विचार आया जीसस का। जीसस ने कहा, लव इज एवरीथिंग। दिमाग दिमाग में कुछ नहीं है, बस दिल की बात सुनो, प्यार करो। बस प्यार ही सब चीजों का सोल्यूशन है। लव इज अल्टीमेट मेडिसिन, जीसस ने कहा। तीसरे विचारक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा, दिमाग में, दिल में मत जाओ, ये उलझाने वाली गली है। सर्वाइवल इज एवरीथिंग। तुम जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे। दिल और दिमाग की गलियों में मत जाना, वो गलियां बहुत टेढ़ी है। ऑप्टिकल इल्यूजन है, मेंटल इल्यूजन्स है। उन्होंने कहा सर्वाइवल इज एवरीथिंग। पापी पेट का सवाल, बस उसको मेंटेन करो। चौथे विचारक है सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा, दिमाग, दिल और पेट के चक्कर में मत जाओ, एवरीथिंग इज सेक्स। जीवन में सबसे जो फंडामेंटल है वो सेक्स है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं दुनिया में, सिगमंड फ्राइड ने कहा। और पांचवा विचारा आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने कहा, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सब कुछ रिलेटिव है। जी हाँ, हमें कभी कभी दिमाग का यूज करना पड़ता है, बहुत बार दिल का भी उपयोग करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, खाना पड़ता ही है। सेक्स भी एक फंडामेंटल चीज है हमारे लाइफ की। सब कुछ की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सब रिलेटिव है। हमें रैशनल भी होना है, हमें लविंग भी होना है, हमें अपने पापी पेट का सवाल मेंटेन भी करना है, सेक्स को भी एंजॉय करना है, और ये सब कुछ रिलेटिव है। तो ये 5 विचारों ने दुनिया बदल दी। मेरी तो दुनिया बदल दी, बाकी 800 करोड़ लोगों की बात नहीं कर सकता हूं मैं। कभी कभी मैं अब्सोल्यूट ट्रुथ के क्लब में रहा करता था, अंतिम सत्य के क्लब में रहा करता था। मारो काटो, बस जो मुझे सत्य समझ में आए वही सत्य, बाकी सब बकवास, बाकी सब भ्रम, बाकी सब इल्यूजन। अब मेरे जीवन के अनुभव मुझे बताते हैं कि सब रिलेटिव है। यस, एवरीथिंग इज रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स कहता है हम क्या है, वी आर अ टार स्टार डस्ट। हम क्या है, अणुओं के संघ से बने। हम क्या है, व्हाट ए ह्यूमन बींग्स। हम अणुओं की जोड़ है, करोड़ों अणु एक जगह आ गए और हम बन गए हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। केमिस्ट्री कहती है हम केमिकल बॉन्ड्स है, हमारे अंदर केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री के तोल मेल से, केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से हम बने हुए हैं। बायोलॉजी कहते हैं हम तो बैक्टीरिया से बने हैं, 99% तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया है, तो हम बैक्टीरिया से बने हैं। जेनेटिक्स कहता है हम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बने, इवोल्यूशन की साइकिल को पूरा करने के लिए बने हैं। चिंपांजी और हमारे जीन्स में 98.4% सेम जीन्स है। हम में और चिंपांजी को फर्क करता है 1.6% जीन्स अलग है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। मैथमेटिक्स कहता है हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, क्लोज एंडेड है। एक दिन हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो क्लोज एंडेड है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है जिसमें इमोशंस है, थॉट्स भी हैं, और बहुत कुछ चीजें हैं। हम खुद को मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज। हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, लेकिन हम इक्वेशंस ही है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सोसाइटी कहती है हमारी आइडेंटिटी है,
समाज आपको आइडेंटिटी से पहचानता है, जात से, धर्म से, रूप से, रंग से, पोजीशन से। समाज आइडेंटिटी पे चलता है, वर्ल्ड का कोई भी समाज हो, उसके लिए आइडेंटिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। देश, हम किसी न किसी देश के सिटीजन थे, 200 के आसपास देश है। हमारी भारत में पहचान आधार कार्ड से होती है, अमेरिका में अलग कार्ड से होती है, ग्रीन कार्ड से होती होगी। हर कंट्री की अपनी पहचान है, आइडेंटिटीज है। आपको सिटीजनशिप चाहिए उस कंट्री की, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कंट्रीज के लिए आप सिटीजन हो, और उस कंट्री के वेलफेयर के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना है, उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है। कंट्री के अपने मापदंड है। और रिलीजन, रिलीजन मानता है एक परम तत्व है, एक परमात्मा, परम आत्मा है जिसने आत्माओं को जन्म दिया है, तो उसके सामने झुकना पड़ेगा, तब तक कोई मुक्ति नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, ये धर्म जो है, ये परम तत्व के आधार पे धर्म हो। ये मानते कि ईश्वरीय शक्ति ईश्वर है, और उसके शरण में जाओ तभी आपका उद्धार हो सकता है। बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर दुनिया है ये। 8 तरीके की दुनिया हमने देखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, सोसाइटी, कंट्रीज एंड रिलीजन। इसको हम हर रोज गुजरते हैं, इसको हम हर रोज देखते हैं। एक नवा दृष्टिकोण बेस्ड स्पिरिचुअलिटी का, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, सोसाइटी या कंट्री या रिलीजन की बात नहीं करें, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें। ये भी एक देखने का दृष्टिकोण है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल लीडर्स है, आप सब जानते ही हो। हजारों स्पिरिचुअल लीडर्स हुए, जिनमें जिनको मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने अपने अल्प बुद्धि से थोड़ा बहुत समझा है। उनमें से कुछ ही लोग यहाँ मैंने उनके पिक्चर्स दिखाए हैं। भगवान कृष्ण, लॉर्ड बुद्धा, आद्य शंकराचार्य, महावीर, जीसस, प्रमुख स्वामी जी, रविशंकर जी है, एसन गोयनका जी है, भक्ति वेदांत स्वामी जी है, पत्री जी है, दादाजी है, सदगुरु है, ओशो है, बाबा नागराज है, अमृतानंदमयी है, निसरत महाराज है। ये स्पिरिचुअल गुरुज है। अभी इनमें भी बहुत अलग अलग भाव है। कुछ स्पिरिचुअल गुरु बोलते बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, कर्म करना जरूरी। कुछ स्पिरिचुअल गुरु बोलते बस ज्ञान ही मुक्त करेगा, कर्म मुक्त नहीं करेगा। कुछ स्पिरिचुअल गुरु बोलते भक्ति ही मुक्त करेगी, भक्ति के साथ कोई मार्ग नहीं है। कुछ कुछ स्पिरिचुअल गुरु बोलते योग करना पड़ेगा आपको, यम नियम आसन धारणा साधन करना पड़ेगा, गहरी साधना करनी पड़ेगी, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना पड़ेगा, तभी दुख से मुक्ति होगी। इनमें भी मत मतांतर है। मैं इसमें से रविशंकर जी को मिला हूँ, बाबा नागराज जी को मिला हूँ, माँ अमृतानंद माई को मिला हूँ। ये 3 लोगों को तो शरीर में भी मिला हूँ। तो इनके भी विचारों में अलग अलग दृष्टिकोण है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, बाबा नागराज कहते हैं ब्रह्म सत्य है जगत नित्य है, भगवान बुद्ध बोलते हैं जीवन दुख है, भगवान कृष्ण बोलते जीवन तो लीला है, भक्ति वेदांत जी बोलते जीवन भक्ति है, बस कलयुग है, अष्टांग मंत्र जाप करो, बस सब दुखों से मुक्ति है। गोयनका जी बोलते हैं अनित्य है सब, उसको सुख समझ लो। क्या करे, क्या सच माने, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी रिलेटिविटी है, वेरी स्ट्रेच। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? व्हाट स्पिरिट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी। मेरे अंदर एक ऐसा कुछ तत्व है जिसे स्पिरिट कहा जा रहा है, आत्मा कहा जा रहा है, विज्ञान उससे ऊर्जा कहता है। आदमी मरने के बाद उसका ब्रीदिंग बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है। बोले शरीर है तो उसका नाम भी नहीं लेते, बोले शरीर उठाओ, तो जिसका नाम था वो कुछ जो तत्व था, स्पिरिचुअलिटी में उसे स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हाँ, 2024 में हूं, यहाँ बहुत से लोगों के आत्मा नाम की संकल्पना को नहीं मानते हो, परफेक्टली ओके, ऊर्जा कह लीजिए। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है व्हाट स्पिरिट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी। हमारे अंदर एक चैतन्य पक्ष है, क्योंकि हम 50% भौतिक है, 50% चैतन्य है। ये क्लासिकल डाइकोटोमी है, ये द्विधा है, दो है, हमारा द्वैत है। हम भौतिक भी है और हम चैतन्य भी है। हमारे अंदर 50% ऑब्जेक्टिविटी है और 50% सब्जेक्टिविटी भी है। साइंस ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, साइंस का मतलब है ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना। हम पदार्थ भी है और हम चैतन्य भी है। तो जब चैतन्य की बात आती है तो साइंस डगमाने लगता है, वो थोड़ा सा ब्लर होने लगता है, संदेह में भर जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी ये सब्जेक्टिविटी एक्सपीरियंस है, ये सब्जेक्टिविटी है स्पिरिचुअलिटी। 5 कोश की बात होती है आज हमारा जो सेशन है,
ये स्पिरिचुअलिटी का सेशन है। सर्वसार उपनिषद, 108 उपनिषद माने गए सनातन में, उसमें से 11 उपनिषद इंपॉर्टेंट माने गए हैं। उसमें से सर्वसार उपनिषद एक उपनिषद है। 50 उपनिषद में एक सर्वसार भी आता है, 11 में सर्वसार उपनिषद नहीं आता, जिसमें 23 प्रश्न है और उसके उत्तरों पे बात चलती है। तो सर्वसार उपनिषद में पंचकोश की बात आती है। आत्मा के 5 कोश मानते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों की संकल्पना, कंसेप्ट सर्वसार उपनिषद की बात, उपनिषद बात करता है। तो आज इन कोशों को हम समझेंगे और व्यवहारिक स्तर पे समझेंगे, मेरे डेली लाइफ में, डे बाय डे लाइफ में इनका क्या प्रभाव है, मैं किस तरह से इसका अनुभव कर पाता हूँ। क्योंकि जो चीज हमें समझ में आता है हम उसका ठीक से उपयोग कर पाते हैं। मैं यथार्थवादी हूं, मुझे उपयोगी सत्य में रस है। ऐसा सत्य जो काम में आए। ऐसी संकल्पना जिसका कोई काम नहीं कर सकता, तो उसका मेरे लिए कोई मतलब, मेरे लिए उपयोग मतलब है ऐसा नॉलेज बॉडी हो जिसको मैं डे बाय डे लाइफ में अप्लाई कर पाऊं। तो 5 कोशों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश, फूड बॉडी। हम सबके पास एक सुंदर शरीर है जिसमें 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और इसका हम सबको स्पष्ट अनुभव है। हम जब बोलते मैं, तो हमें इस फूड बॉडी का ही अनुभव है। अन्नमय कोश, इसमें इस शरीर में, स्त्री या पुरुष शरीर में 78 ऑर्गन से ये बना है। जी हाँ, हमारा शरीर 78 ऑर्गन से बना है। ये 78 ऑर्गन जब तालमेल में होते हैं तो हम हेल्थ को फील करते हैं, जिसे भारतीय परंपरा स्वास्थ्य कहती है। वेलबींग को हम फील करते हैं। इसमें ये शरीर 3 गुणों से बना है। हम सबने शब्द सुने हैं, तमस, रजस, सत्व। तमस क्या है? शरीर में ये जड़त्व है। जब हमारे अंदर हमारा शरीर जड़ हो जाता है, जड़ता से भर जाता है, आलस से भर जाता है, उसे तमस कहते हैं। रजस क्या है? जब शरीर में बेचैनी आ जाती है, रेस्टलेस हो जाता है, शरीर की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम मन तक नहीं पहुंचे हैं। तो शरीर में जब चंचलता होती है वो राजसिकता है। और एक ऐसी भी स्थिति जब शरीर संतुलित होता है, एकदम शरीर संतुलित और रिलैक्स होता है, हमारा एकमात्र जगह है जहां हम रह सकते हैं, वो शरीर है। हमारी आत्मा की जगह, जैसे हम कहते हैं उसकी रहने की जगह, एकमात्र जगह वो शरीर है। तो हमारे शरीर को हमें सात्विक रखना है। सत्व का मतलब यहाँ बैलेंस, शरीर बैलेंस रहे। जो एथलेटिक्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स होते हैं, जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनका हार्ट बीट नॉर्मली पर मिनट 60 साइकिल पर सेकेंड पे मैनेज किया जाता है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनका हार्ट बीट 1 मिनट में 60 बार धड़के। उस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे डीप रेस्ट है जब आपका शरीर 1 मिनट में 60 बार बीट कर रहा है, डीप रेस्ट मानी जाती है। मेरे एक शिक्षा गुरु हुआ करते थे, उनका हार्ट बीट 1 मिनट में 45 था। ये डॉक्यूमेंटेड है, 45 1 मिनट। एवरेज आदमी का हार्ट बीट होता है 70 से लेके 100 की रेंज है। तो ये शरीर जितना बैलेंस होगा उतना हम एक्टिविटीज को एंजॉय कर पाएंगे। अब ये फूड बॉडी को कैसे बैलेंस किया जाए? फूड बॉडी का मतलब जो अन्न से बना है, इसमें जड़ भी है और इसमें तरल भी है, इसमें सॉलिड भी चीजें हैं और लिक्विड भी चीजें हैं। तो ये फूड बॉडी को किस तरह से बैलेंस किया जाए, सप्ली किया रखा जाए? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप। विज्ञान 2024 में जो विज्ञान की खोज है, ये साबित कर चुके हैं कि इस बॉडी को, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, फूड बॉडी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मानी जाती थी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, फिर स्लीप। अब माना जाता है एक नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, द क्वालिटी ऑफ स्लीप। मिनिमम 7 से 8 घंटा गहरी नींद इस शरीर को चाहिए। अगर इस शरीर को आपको 100 साल तक लेके जाना है, ये शरीर एवरेजली 100 साल तक जीने के लिए बना है, एवरेज बात कर रहा हूं मैं। और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप, द क्वालिटी ऑफ स्लीप। और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई टॉक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड। न्यूट्रिशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज का भी अपना इंपॉर्टेंस है। विज्ञान कहता है हर रोज आप 20 मिनट भी ठीक से मोमेंटम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक वीक में 150 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो, तो बॉडी बैलेंस होती है अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। मैंने बहुत बार सुना है ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जब बात करते हैं 4 घंटे सोने की, कि 4 घंटा सोना काफी, वो 4 घंटे ही सोते हैं।
ऐसे मैंने सुना है, पढ़ा है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है वो 4 घंटे ही सोते, 20 घंटा काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेनेटिकल साइंस 5% ऐसे लोग हैं, जी हाँ, सिर्फ 5%, 800 करोड़ में से 40 करोड़ ऐसे लोग होंगे, 5% ऐसे, 32 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि वो 4 घंटा नींद लेके भी 20 घंटा काम कर सकते हैं। बाकी 95% लोगों को अच्छी नींद चाहिए। तो यस, अन्नमय कोश को, क्योंकि एकमात्र जगह है जहां हम रह सकते हैं, ये शरीर ही हमारे पास है। शरीर गायब हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो शरीर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फूड बॉडी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप ये बहुत ज्यादा जरूरी। और भी कुछ फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ समय की सीमा की वजह से हम इस पे बात नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला कोश है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, ऑक्सीजन बॉडी। इसके बारे में बहुत सी अलग अलग भ्रांतियां हैं। मैं पिछले 25-30 सालों में स्पिरिचुअल सुपरमार्केट में घुमा हूं, न जाने कितने गुरुओं को मिला हूं, न जाने कितने साधना टेक्निक्स मेथड्स देखी है। प्राणमय कोश के बारे में बहुत सी कॉन्फ्लिक्टिंग धारणाएं मैंने देखी है, पढ़ी। ये ऑक्सीजन बॉडी है फंडामेंटली। कोरोना में 2019 और 20 में जो अनुभव हमें हुआ था, वो ऑक्सीजन बॉडी डिसफंक्शनल होने का अनुभव था। मुझे 2 बार कोरोना हुआ है। पहली बार लाइफ में मैंने ऐसी वीकनेस देखी। वो वीकनेस जो थी ना, ये प्राणमय कोश डिसफंक्शनल हो गया था। मेरा भौतिक शरीर 70 ऑर्गन तो ठीक ही थे, लेकिन अंदर ऐसा कुछ था, इतना भयंकर वीकनेस, वो प्राणमय कोश डिसफंक्शनल हो गया था, उसका अनुभव था। हम हर रोज 10,000 लीटर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जी हाँ, हर रोज 10,000 लीटर हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं। मैं ऐसा हाथ भी हिला पा रहा हूँ, मोमेंटम कर पाता हूँ, तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अभी नए रिसर्च जो बोलते हैं कि कोई भी डिसीज होता है उसके पीछे बहुत गहराई में हमारे सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। कैंसर में देखा गया है कि अगर सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन मिल जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत से ऐसे मत है, मतांतर है कैंसर को लेके। तो हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमें अगर फूड नहीं मिला तो हमारा ये शरीर नॉर्मली 60 दिन तक चलता है, अकॉर्डिंग टू गूगल। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, अपर लिमिट है 6 मिनट। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई बंदा 6 मिनट तक अपने सांस को रोक सकता है पानी के अंदर। एवरेज आदमी 3 मिनट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन बॉडी है। तो ऑब्वियस एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। जब वो बल्ब में आती है तो प्रकाश बन जाती है, वो फ्रिज में चली जाती है तो ठंडक पैदा करती है, वो हीटर में जाती है तो गर्मी पैदा करती है, वो रेडियो में जाती है तो गान संगीत पैदा करती है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रकाश पैदा कर रही है, जो ठंडक पैदा कर रही है, जो हीट पैदा कर रही है, जो सॉन्ग पैदा साउंड साउंड पैदा कर रही है। वैसे ही एक ही प्राण है। लेकिन जब शरीर में आता है तो शरीर के अंगों में हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि प्राण के अलग अलग स्वरूप में वो काम करने लगता है। तो पंच प्राणों की बात होती है पंच प्राणमय कोश में। उदान, जब प्राण ऑक्सीजन पंच इंद्रियों के लिए काम करने लगता है, गर्दन के ऊपर का जो ब्रेन है और जो पंच इंद्रिय है, आंख, कान, स्मेल, टच टच, ये जो चीजें हैं पंच इंद्रिय, जहां से हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में सचेत होते हैं, वो उदान का काम है। जब हमारा ब्रेन, हमारे आंखें, कान, नाक, जीवा ठीक से काम करता है तो ये वायु ठीक से ऑपरेट हो रहा होता है, इसे उदान वायु कहते हैं। प्राण वायु जो है, ये हमारे लंग्स और हृदय पे काम करता है। ये प्राण है, प्राण वायु। ये हमारे लंग्स, डायफ्राम और हृदय पे काम करता है। ये हमें प्राण देता है। जो हम सांस यानी कि लेते हैं वो प्राण वायु है। हम प्राण लेते हैं अंदर, और प्राण वायु जो ऊपर जाता है उसे उदान कहते हैं। फिर आता है तीसरा वायु, समान। ये हमारे मणिपुर चक्र और डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। ये समान वायु है। ये वायु जब ठीक से काम करता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि मैक्सिमम डिसीज का रूट कॉज जो है इनडाइजेशन है, बद्धकोष्ठता है। शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो समान वायु का काम है डाइजेशन करना, ठीक से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना।
अपान वायु हमारे शरीर में जो मलमूत्र होता है, तैयार होता है, उसको बाहर फेंकने का काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम करता है अपान वायु। तो आखिरी वायु है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो व्यान वायु से होता है। तो ये 5 वायु से हमारा प्राणमय कोश बना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप देखोगे 2 वायु ऊपर है, उदान और प्राण, 2 वायु नीचे है, अपान और व्यान, बीच में समान है। समान वायु जितना शक्तिशाली होगा, ऊपर के उदान और प्राण और नीचे के अपान और व्यान बैलेंस बैलेंस होने लगते हैं। समान वायु को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समान वायु जितना शक्तिशाली होता है, अपने आप बाकी 4 वायु बैलेंस होने लगते हैं। इसलिए इसमें नाम में ही समान है, अकारण नहीं। अभी हमने देखा फूड बॉडी को कैसे बैलेंस करना है। अभी ऑक्सीजन बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, मैंने इस पे सालों साल काम किया, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए अपने अंदर। ऑक्सीजन बॉडी को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम बहुत काम करता है। जी हाँ, रमन महर्षि कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का एक ही मार्ग है प्राणायाम, अकॉर्डिंग टू रमन महर्षि। कुछ गहरी बात होगी। तो ये पूरा जो प्राणायाम है, जो है प्राणायाम, वो इस प्राणमय कोश को ऑप्टिमाइज करने का, क्लीन करने का, एक्टिव करने का सिस्टम है। इसे कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम है। एक ब्रीदिंग पैटर्न आता है, उसे कहते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ब्रीदिंग पैटर्न। इस पे मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है पिछले 25 सालों में। एक ये गोल्डन बायोमार्कर माना जाता है हेल्थ के लिए। अगर आपका HRV हाई है तो आप ऑप्टिमम हेल्दी हो, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंटिफिक स्टडीज। पिछले 25-30 सालों में जो रिसर्च हुआ है मेन स्ट्रीम साइंस में, मेडिकल साइंस में। तो ब्रीदिंग का पैटर्न है, अगर आप इस तरह से ब्रीदिंग करते हो तो प्राणमय कोश बैलेंस होने लगता है, समान वायु ऑप्टिमाइज होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के सारे 78 ऑर्गन्स अपने आप सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। इट्स ब्यूटीफुल थिंग। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न है। क्या करना है इसमें, 1 से 6 तक काउंट करते वक्त सांस को अंदर लेना है, 1 2 रोकना है, 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ना है, 1 2 रोकना है, 6 2 6 2। ड्यूरेशन है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट करो, प्राणमय कोश अपने आप बैलेंस होने लगता है। मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है जिसे अमेरिकन कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन ने सर्टिफाइड किया है कि HRV किस किस से बैलेंस होता है। मैंने सारे प्रयोग कर लिए, टेक्निक्स, मेथड, प्रोसीजर, सारे प्राणायाम कर लिए, सब तरह के टेक्निक्स, मेथड यूज करके देखा इंस्ट्रूमेंट पे क्या काम कर रहा है। ये ब्रीदिंग पैटर्न सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। मैंने सब तरह के प्राणायाम, कम से कम 30-40 तरह के टेक्निक्स, मेथड, प्राणायाम, मंत्र सब प्रयोग करके देख लिए। अगर इस ब्रीदिंग पैटर्न में आप ब्रीदिंग करते हो मिनिमम 10 मिनट, 600 सेकेंड्स, तो आपका प्राणमय कोश बैलेंस होने लगता है, समान वायु बैलेंस होने लगता है। ये 10 मिनट ही करना है, स्पेसिफिकली सुबह बिल्कुल नहीं करना है, ये दोपहर को या रात को सोने के पहले ही करना है। तो प्राणमय कोश है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 2 नाड़ियों की बात होती है, इस कोश में 3 नाड़ियों की बात होती है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इसमें 72,000 पाथवेज माने गए हैं। मेरा अनुभव तो नहीं है 72,000 नाड़ियों का, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मुझे अनुभव है। इड़ा पिंगला इस ब्रीदिंग पैटर्न से बैलेंस होते हैं। जब इड़ा पिंगला बैलेंस होते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना जो है उसे कहते हैं क्रैनियल नर्व है, 10 नंबर की नर्व है, वेगस नर्व। हमारे बॉडी में ब्रेन से बॉडी तक जाने की 12 नर्व माने गए हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व उसको कहते हैं वेगल नर्व, वेगस नर्व। ये वेगस नर्व यानी कि आध्यात्मिक भाषा में उसे कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। ये ब्रीदिंग पैटर्न से सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस में आने लगती है। 10वीं क्रैनियल नर्व जो वेगल नर्व, वो बैलेंस होने लगते हैं। इसके अगणित फायदे हैं। तो ये आपको प्राणमय कोश को बैलेंस करना है तो इस ब्रीदिंग पैटर्न का आप यूज कर सकते हो। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन चंगा तो कोटि तुम्हें गंगा, मेमोरी बॉडीज। अभी थोड़ी जटिलताएं शुरू हो जाती है, क्योंकि अन्नमय कोश बहुत क्लियर है, प्राणमय कोश तो उसकी बैटरी है। शरीर की बैटरी जो है वो प्राणमय कोश से निश्चित होती है, शरीर में ऊर्जा कितनी है, वाइटेलिटी कितनी है।
मनोमय कोश थोड़ा सा गहरा है। मेमोरी बॉडी, उसे कुछ लोग सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। ये उलझी हुई गलियां है, ये मनोमय कोश है। इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल जो मेमोरीज हमारे अंदर पड़ी है, चार ही तरह की मेमोरीज होती है। भावनात्मक, शरीर की भावनाओं की मेमोरी, शरीर की मेमोरी, आर्थिक तनाव की मेमोरी और सामाजिक तनाव की मेमोरी। जो हमारे अंदर तनाव, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, ये सब यहाँ स्टोर है। मनोमय कोश रैंडमाइज मेमोरीज का हाउस है। कुछ लोग उसे अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी है, रैंडमाइज इंफॉर्मेशन पड़ी है, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पड़ी है। मनोमय कोश बहुत विशाल है, सब मेमोरीज यहाँ पड़ी है। अगर आप पिछले जन्म को मानते हो, वो मेमोरीज भी यहाँ पड़ी है। आप बहुत गहराई से सारी मेमोरीज का द्वार है ये, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसी दलदल है ना, इस दलदल में अगर घुस गए तो उसे बाहर निकलना बहुत जटिल है। इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल जो पेन है सब यहां पड़े हैं। तो मनोमय कोश, यहां से सिर्फ लर्निंग लेनी होती है। मनोमय कोश में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती। मनोमय कोश ये भूतकाल है। भूतकाल, जो शरीर छोड़ देते भूतकाल के हो जाए, मुझे भूत कहते हैं। कुछ लोग मनोमय कोश में ज्यादा जी के भूत हो जाते हैं। वो भूत पूर्व ही रहते हैं, वो भूतकाल में ही जाते हैं। चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जाए, चाहे वो भूतकाल की पीड़ा को याद करके करके याद करे, लेकिन वो फंडामेंटली भूत ही है। भूतकाल में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो चला गया है। बस लर्निंग के लिए जाना चाहिए मनोमय कोश। और मनोमय कोश बहुत ही मिस इंफॉर्म्ड है, डिस इंफॉर्म है। तो मनोमय कोश को ठीक से समझना जरूरी है। चार ही मेमोरीज होती है वहां, चाहे कितने जन्मों की हो। वो इमोशनल होगी, फिजिकल होगी, फाइनेंशियल होगी, सोशल होगी। पांचवी मेमोरी आपको नहीं मिलेगी। इसे कैसे बैलेंस किया जाए? जब भी आप तनाव में आते हो, ये तनाव एक तो इमोशनल होगा, फिजिकल होगा, फाइनेंशियल होगा, सोशल होगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो प्राणायाम है, उसे कहते हैं रिजोनेंट ब्रीदिंग। बस सिंपल है, सत्य बड़ा सरल होता है। जो सरल नहीं होता वो सत्य नहीं होता है। बस इनहेल 5 सेकंड करना है, एक्सहेल 5 सेकंड करना है। मोटा मोटा 1 मिनट में 6 से 7 ब्रीदिंग होनी चाहिए। एवरेज ह्यूमंस की ब्रीदिंग मोटा मोटा 16 से 20 ब्रीदिंग होती है 1 मिनट। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को 1 मिनट में 6 से 8 तक लाते हो, 6 से 8, तो आपके अंदर एक सुकून का अनुभव होने लगता है। 10 मिनट अगर आप रेजोनेंट ब्रीदिंग करते हो, तो आप अपने मेमोरीज के ऊपर उठने लगते हो। बड़ा अद्भुत प्रयोग है ये। कितनी भी मेमोरीज केओटिक हो, इमोशनल पेन हो, फिजिकल पेन हो, फाइनेंशियल, सोशल, स्पेसिफिकली जो मेमोरीज का पेन है, झट से उठ जाओ क्या। मैंने किया है, करके देखिए। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपीरियंशियल है, थ्योरेटिकल नहीं। एक्सपीरियंस मैंने किया है, तभी आपसे बात कर रहा हूं। विज्ञान के इसके पीछे प्रूफ है। तो जब जब आप रेजोनेंट ब्रीदिंग करोगे, केओटिक जो रैंडमाइज मेमोरी है, क्योंकि मनोमय कोश की सारी मेमोरीज रैंडमाइज है, एक साथ रैंडमाइज है, जैसे कि हजारों मेमोरीज रैंडमाइज है। एवरेजली हम हर रोज 40 GB मेमोरी अंदर लेते हैं। जी हाँ, 40 GB मेमोरी अंदर लेते हैं। और इसलिए 40-50 सालों से ले रहे हैं, हर रोज 40 GB के एवरेज से सोचो। वो रैंडमाइज मेमोरीज है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कुछ ऐसे पेन हो, मेमोरी आपको परेशान करने लगे, इस ब्रीदिंग का उपयोग करना 10 मिनट के लिए। आपको एकदम से रिलीफ मिलने लगेगा। क्विक रिलीफ है ये, क्विक मेडिसिन है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन रिलीफ वर्क है। मनोमय कोश हम सबने देखा। अब ये जो 3 कोश है हमने देखा, फूड बॉडी, ऑक्सीजन बॉडी, मेमोरी बॉडी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये तो एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में भी फूड बॉडी होती है, ऑक्सीजन बॉडी होती है, और मेमोरी बॉडी भी होती है। कुत्ता पहचानता है, बिल्ली पहचानती है हम। तो मेमोरी बॉडी होती है, उसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है। और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तो अपने आप होता है, वो स्वयं सिद्ध है, वो मिला है हमें। उसके लिए कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। रियल चैलेंज शुरू होता है, जो रियल ह्यूमन बनने की प्रक्रिया है, वो विज्ञानमय कोश है, इंफॉर्मेशन बॉडी है। ये मनुष्य बनने का जो मीनिंग है, अर्थ है, विज्ञानमय से आता है, इंफॉर्मेशन बॉडी से। जिसे बोल रहे हैं ना राजा सोलोमन, बी रैशनल।
विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है, विज्ञानमय कोश। पश्चिम का जो पूरा विकास है उसमें चार पांच लोगों का बड़ा कॉन्क्रीट कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप सबने पढ़ा ही होगा, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु, नित्से, कांट। ये चार पांच ऐसे लोग हैं जिनके वजह से पश्चिम की पूरी सभ्यता खड़ी है। वो विज्ञानमय कोश के लोग थे। अगर आप पढ़ोगे फिलोसोफर्स को, स्पेसिफिकली सुकरात को, सोक्रेटिस को, प्लेटो को, या अरस्तु को, कांट को, नित्से को, ये बुद्धिशाली लोग हैं। ये बुद्धि का कोश है, इंफॉर्मेशन बॉडी, विज्ञानमय कोश कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान का कोश है। यहां विचार पहली बार स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, जिसे क्लैरिटी कहते हैं, विचारों में स्पष्टता आने लगती है। मैंने शुरुआती कहा था कि हम सिर्फ इंफॉर्म विचार ले सकते हैं किसी भी ऑथर का, क्योंकि लर्निंग के तीन ही तरीके, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तीन ही तरीके से लर्निंग होती है। एज फार एज माई लिमिटेड नॉलेज, एज फार एज माई लिमिटेड परसेप्शन, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। जो मेरे अनुभव है मैं बात कर रहा हूं, मेरे चेतना का जो विस्तार है और मेरे चेतना की जो मर्यादा है जिसमें मैंने समझा है, ये तीन ही तरीके लर्निंग करने की। विज्ञान में कोश, एक कोश बहुत ज्यादा इंबैलेंस है, क्योंकि पहली बार मानवीय सभ्यता में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मानवीय सभ्यता में कभी भी पिछले 25 सालों के पहले कभी भी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जितनी आज हमारे हाथ में है मोबाइल के रूप में। तो इंफॉर्मेशन कोश या इंफॉर्मेशन बॉडी सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो गई है। अनावश्यक इंफॉर्मेशन, अनावश्यक सूचनाओं से हम भर गए हैं, ऐसी सूचना जिसका यथार्थ में कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने तो ऐसे 11 क्वेश्चन थे जिसको पूछने के लिए मना कर दिया था, ईश्वर है या नहीं। वो बोलते थे वो अनुभव की बात है, जानने की बात है, मानने की बात है नहीं, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, तुम फिर भी एनिमल की तरह जी सकते हो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय में जी सकते हो। वो अनुभव की चीज है, जाओ मैं मार्ग दिखाता हूं, जाके ढूंढो। तो विज्ञानमय कोश में जो जरूरी वही जाना चाहिए, मुझे क्या चाहिए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। विज्ञानमय कोश का इतना ही उपयोग होना चाहिए। ये क्रिएशन का भी कोश है, ये क्रिएट करता है, ये क्रिएशन का भी कोश है, हम देखेंगे। बहुत कम लोग विज्ञानमय कोश तक पहुंच पाते हैं। सामान्य लोग, एवरेज लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश इसी में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं मानवीय सभ्यता में जो विज्ञानमय कोश तक पहुंच पाते हैं। प्रकृति की रचना ऐसी है। इसे किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का कोश है। अब इसको प्राणायाम से बैलेंस करना बड़ा जटिल है, इसके लिए स्पेशल ध्यान है आनापान मेडिटेशन। बुद्ध ने जिसको बहुत प्रमोट किया, आनापाना। आनापाना विज्ञान में कोश को स्टेबल करता है। आपके अंदर की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा, चित्त पे इतने इंफॉर्मेशन आ रहे, इतने शब्द तैयार हो रहे चित्त वृत्तियों में, उसको स्थिर किया जाता है आनापान से। आनापान भगवान बुद्ध ने दिया हुआ मेडिटेशन है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वो सिखाते थे तो पहले तो 10 साल तो आनापान ही करवा के लेते थे। जी हाँ, जो उनके शिष्य होते थे, जो गृहस्थ थे, उनको कहते थे 2 घंटा सुबह शाम आनापान करो। और जो सन्यासी थे उनसे दिन भर में 8-10 घंटा तो आनापान ही करवाते थे, क्योंकि आपको ज्ञान तो हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा झंझटें हैं अन्नमय कोश की, प्राणमय कोश की, मनोमय कोश की, उसमें अनंत जन्मों तक उलझा जा सकता है। तो बुद्ध तो 8-10 साल तो आनापान ही करवाते थे। मैंने विपश्यना 5 बार किए हैं, और 5 बार में मैंने सिर्फ आनापान ही किया है, विपश्यना तो अभी शुरू ही नहीं की मैं। जब 10 बार विपश्यना करूंगा तो मैं ठीक से विपश्यना शुरू करूंगा। विपश्यना पहले आनापान होता है, फिर उसके बाद विपश्यना होती है। भगवान बुद्ध विपश्यना की दीक्षा 10 सालों बाद देते थे। पहले तो आनापान ही करवाते थे, मन यानी एकाग्र करवाते थे इंफॉर्मेशन को। तो आनापान मेडिटेशन से इंफॉर्मेशन बॉडी बैलेंस होती है। क्या है आनापान? जो सांस आती है और जाती है, जहां सांस का स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु पर एकाग्र होना है। इसमें कोई नियंत्रित प्राणायाम नहीं है। आनापान प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको 3 प्राणायाम की बात कही, 2 प्राणायाम की बात कही, स्पेसिफिकली एचआरवी ब्रीदिंग और रिजोनेंट ब्रीदिंग, वो नियंत्रित प्राण को कंट्रोल करने का अभ्यास है।
विज्ञानमय कोश में प्राण को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, विज्ञानमय कोश को इंफॉर्मेशन को फोकस करने की जरूरत है। उसके लिए आनापान है। हर रोज आधा घंटा मिनिमम आनापान करना जरूरी है, हो सके तो सुबह शाम आधा आधा घंटा। इससे एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज के बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मनोमय इतना ओवरलोडेड है, ओवरबर्डनड है। और विज्ञान में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये बुद्धि का कोश है, ये बुद्धि का कोश है। मन और बुद्धि, मनोबुद्धि। तो मन में जो सूचनाएं पड़ी है, जो मेमोरीज पड़ी है, उसका जो हम मीनिंग लगाते हैं हम इंफॉर्मेशन में, वो इंफॉर्मेशन बॉडी है। तो हमें एकाग्र होने की जरूरत है। जी हाँ, मैं अवेयरनेस की बात नहीं कह रहा हूं, एकाग्रता की बात कह रहा हूं। विज्ञान में कोश में एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर की दुनिया में भी एकाग्रता जरूरी है, चित्तवृत्तियों को समझने के लिए, ऊपर उठने के लिए। और बाहर की दुनिया में सक्सेस होने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है। तो आपको विज्ञान में कोश को बैलेंस करना है तो आनापान का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा कोश है आनंदमय कोश, जॉय बॉडी। देखिए, जो अन्नमय कोश है वो स्थूल है, प्राणमय कोश सूक्ष्म है, मनोमय कोश सूक्ष्मतर है, विज्ञानमय कोश सूक्ष्मतम है। बुद्धि सबसे सूक्ष्मतम तत्व है मनुष्य जीवन का। उसके बाद सीधा आनंद है, यह आनंदमय कोश है। जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तब इसका अनुभव होने लगता है। नीचे के 6 चक्रों को ऊर्जा भेदन करके जब यहां पहुंचती है ब्रह्मरंध्र पे, तब आनंद का अनुभव होता है। इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता है। इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि आनंदमय कोश में हम ज्यादा रह नहीं सकते हैं। आनंदमय कोश में ज्यादा रहने का हमें अनुभव नहीं है, बहुत बिरले लोग ज्यादा आनंदी रह सकते हैं। हम ज्यादा तो रहते हैं फूड बॉडी में, ऑक्सीजन बॉडी में, मेमोरी बॉडी में, या इंफॉर्मेशन बॉडी में। अभी ह्यूमैनिटी यही रुकी है। बहुत कम लोग हैं बिरले जो विषय रहित आनंद लेते हैं, आनंद अकारण आनंदी होते हैं। हम उन्हें पागल बोलते हैं। मनोमय कोश वाले लोग तो बोलते हैं अकारण आनंदी हो रहा है, पागल है। छोटे बच्चे देखिए, आनंदमय कोश उनके लिए बहुत एक्सेसिबल है। वो बहुत छोटी छोटी चीजों में आनंदी हो जाते हैं। उनको आनंदी रहने के लिए ज्यादा झंझटें करनी नहीं पड़ती है। तो इसे किस तरह से एक्टिवेट किया जाए? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशंस। जब आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हो किस चीज को, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशंस, और ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तब इस आनंदमय कोश का अनुभव होता है। जिन्हें चाहो उनसे कुछ भी मत चाहो। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, कोई कंडीशन नहीं है, तब आपको आनंद मिलेगा। अपेक्षाएं आनंद कम करती हैं। अपेक्षाएं मनोमय कोश का अनुभव है। आनंदमय कोश में अपेक्षा रहित आनंद है, विषय रहित आनंद है। कोई विषय नहीं फिर भी आनंद है। लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। एक शिक्षा गुरु कहा करते थे, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। वो आनंदमय कोश से स्थिर, कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से, कोई मोह नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। तो लेकिन यहां ज्यादा रहा नहीं जा सकता अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम अनकंडीशनल रहते नहीं, हम कंडीशनल है। पहली चीज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमें डेवलप करना सीखना पड़ेगा अपने परिवार में। और ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितने भी हैप्पीनेस पे रिसर्च है अभी, न्यूरो साइंस या साइकोलॉजी के, वो सारे मानते हैं कि सब में जो लोग हैप्पी लोग हैं उनमें ग्रेटिट्यूड कंपलसरी है। जो ऑलरेडी मिला है उसको स्वीकार भाव, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मिला है उसके प्रति स्वीकार भाव, ये ग्रेटिट्यूड है। पहले पहचान तो लो जो मिला है आपको, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड फील करो। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत 136 नंबर पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में। 136 नंबर पे है हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड की बहुत ज्यादा कमी है। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल मेडिसिन है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, अनकंडीशनल रहोगे, हृदय को शक्ति मिलती है, आनंद पैदा होता है। हर रोज ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना चाहिए 15 मिनट। मैं करता हूं। जो कुछ आपको मिला है, देखिए ऐसा मनुष्य, हम जो चिंतन करते हैं हमारे अंदर, हम ना पदार्थ के बारे में सोचते हैं ज्यादा अंदर की दुनिया में, ना हम प्लांट के बारे में सोचते हैं, ना एनिमल्स के बारे में सोचते हैं। हम सब सोचते हैं
लोगों के बारे में, चाहे वो परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे मित्र हो। हम अपने अंदर कंटिन्यू लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 मिनट आप ग्रेटिट्यूड का फील करोगे, आपको बहुत से लोगों ने मदद की है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, आनंदमय कोश एक्टिवेट होता जाएगा। जैसे जैसे आनंदमय कोश एक्टिवेट होगा, आपका मनोमय कोश अपने आप विक होता जाएगा। क्योंकि अंधकार से लड़ने का मतलब ही नहीं है। कुछ लोग मनोमय कोश को सिद्ध करने में निकल जाते हैं, गड़बड़ है। जब तक गंगा में नाली गंगा में बह रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गंगा नाली को बहा के लेके जाती। लेकिन अब गंगा ही नाले से बहने लगी, गड़बड़ है। जैसे जैसे आनंदमय कोश शक्तिशाली होता जाएगा, वैसे वैसे मनोमय कोश अपने आप युक्त होता जाएगा। जैसे जैसे आनंद का प्रकाश बढ़ेगा, मनोमय कोश का अंधकार अपने आप नष्ट होता जाएगा। इसलिए ग्रेटिट्यूड, हर रोज सुबह उठ के 15 मिनट ग्रेटिट्यूड फील करिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरे को ट्रैवल ने बड़ी सुंदर बात कही थी, डॉक्टर है, बोलते हु इज अ ग्रेटफुल, हु इज नॉट ग्रेटफुल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है जो ग्रेटफुल नहीं है। हर रोज 15 मिनट आप यहां भी पहुंचो ना, किसी ने आपको इमोशनली मदद की है, किसी ने आपको फिजिकली मदद की है, किसी ने फाइनेंशियली, किसी ने सोशली। तो ग्रेटिट्यूड का एक भी चांस मत छोड़िए। मैं दिन में 100 बार ग्रेटिट्यूड फील करता हूं, मेरे अंदर और बाहर भी। बहाने ढूंढिए ग्रेटिट्यूड के लिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत पावरफुल टूल है जन सामान्य लोगों के लिए। तो आनंदमय कोश को बढ़ाने का सबसे आसान मार्ग है ग्रेटिट्यूड, मेरे हिसाब से। और बहुत से मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड एक बहुत आसान मार्ग है। मेडिटेशन की दो स्टेप हो सकती है। पहले, मन और बुद्धि को शांत करना, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को शांत करना, मेडिटेशन की पहली स्टेप है। और दूसरा स्टेट है कि अंदर के आनंद को महसूस करना। मेडिटेशन दो स्टेप में होगा। पहले, मन शांत हो तो बुद्धि अपने आप शांत होती है, और उसके आधार पे फिर आनंदमय कोश एक्टिवेट होता है, तो अंदर का आनंद का अनुभव होता है। लेकिन हम 24/7 आनंद में नहीं रह सकते हैं। 16 घंटे में आप 1 घंटा, 1 घंटा आनंद में रहोगे, दिन भर आनंद नहीं रह सकते हैं। नॉट पॉसिबल। कुछ कुछ बिरले लोग होते हैं, लेकिन नॉर्मली कंटिन्यू आनंद में हम नहीं रह सकते, क्योंकि आनंद का मतलब है यू फील कंप्लीट। सुकून का मतलब क्या, आनंद का मतलब है अंदर शांति है, अंदर से सुरक्षा का भाव है, यू फील कंप्लीट। ये तीन चीजों का जब अनुभव हमारे अंदर होने लगता है, पीस, हैप्पीनेस और कंप्लीटनेस, जिसे जो जॉय कहता हूं मैं। पीस, हैप्पीनेस, जॉय का जब अनुभव होता है, तब सुकून आता है। सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है। तो अंदर पीस, अंदर से सिक्योरिटी का फील, अंदर से कंप्लीटनेस का फील, तब सुकून का अनुभव होता है। आनंदमय कोश एक्सेस होने लगता है, क्योंकि आनंदमय कोश में कुछ अभाव नहीं है, कुछ भी अभाव नहीं। बाकी चारों कोश अधूरे है, अधूरापन है। प्राणमय यानी कि फूड बॉडी में, ऑक्सीजन बॉडी में, मनोमय कोश यानी कि मेमोरी बॉडी में, इंफॉर्मेशन बॉडी में एक अधूरापन है। फूड बॉडी को गर्मी लगती है तो हमें एसी चाहिए, ठंडक चाहिए, एक अजीब सा अधूरापन महसूस होता है धूप में। आज हम सब अनुभव करते हैं आजकल। प्राणमय कोश में कंटिन्यू बॉडी को अच्छा प्राण चाहिए, कंटिन्यू प्राण लेना पड़ता है, ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन लेना पड़ता है। मनोमय कोश में ना जाने कितने अधूरे अनुभव है। मनोमय कोश का मतलब अधूरेपन का अनुभव है, सारे दुख यारे अनुभव वहां पड़े हैं। विज्ञान में कोश में कंटिन्यू नई नई इंफॉर्मेशन चाहिए, पुरानी इंफॉर्मेशन में मजा ही नहीं आता है। नई नई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्साइटिंग नोवेल्टी चाहिए, नई नई इंफॉर्मेशन की किक चाहिए, इंफॉर्मेशन किक चाहिए। तो चारों कोशों में नॉर्मली इनकम्प्लीटनेस का अनुभव होता है, अधूरेपन का अनुभव होता है। स्पेसिफिकली विज्ञानमय कोश में नई कल्पनाएं, नई संकल्पनाएं, नए कंसेप्ट, नई आइडिया, नई इमेजिनेशन, सब कुछ नया नया चाहिए। इस सदी में, इस समय सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉडी पे काम किया ओशो ने, रजनीश ने। अभी इंफॉर्मेशन बॉडी का प्रॉब्लम ही वही है। आप कुछ भी बोलोगे, 20% शब्द पहुंचेंगे, 80% अनुभव नहीं पहुंचाए जा सकते। लैंग्वेज का वही प्रॉब्लम है। मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, मैंने बहुत अच्छा रसगुल्ला खाया, अभी मैं आपको कितना भी वर्णन करूं, आपको 20% समझ में आएगा। रसगुल्ला जैसे कोई चीज होती है, उसका फोटो दिखाऊंगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज में सिर्फ 20% अनुभव शेयर किए जा सकते, 80% अनुभव तो खुद ही लेने पड़ते हैं। वो इंफॉर्मेशन बॉडी का लिमिटेशन है। तो आनंदमय कोश, जब आप पीस में हो,
सिक्योर फील करते हो अंदर, अंदर से यानी कंप्लीटनेस फील करते हो, तब आनंदमय कोश आपके अंदर प्रकट होने लगता है। छोटे बच्चे सबको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका आनंदमय कोश बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अभी उनके अंदर मनोमय कोश इतना शक्तिशाली नहीं है। फूड बॉडी ठीक से काम कर रही है, ऑक्सीजन बॉडी ठीक से काम कर रही है, इंफॉर्मेशन बॉडी नहीं है, और उनके अंदर यानी कि मेमोरी बॉडी भी नहीं, मेमोरी बॉडी इंफॉर्मेशन बॉडी ज्यादा नहीं है उनके अंदर। तो उनके लिए प्राण बॉडी है, फूड बॉडी है, यानी फूड बॉडी है, ऑक्सीजन बॉडी है, और सीधा जॉय बॉडी है। इसलिए बच्चों को देख के हम इतने रिफ्रेश हो जाते हैं। प्रेस कटर है, उनको देख के प्रसन्न आनंद लगने लगता है, वो हमारे अंदर के आनंद को रेजोनेंस करते हैं, राइट रेजोनेंस होने लगता है। इसलिए बच्चों को, पोतों पोतियों को, बच्चों को देख के हमें इतना अच्छा क्यों लगता है, उन्हें हमें पास लेने का मन क्यों होता है, उन्हें गले लगाने का मन क्यों होता है? क्योंकि वो अकर्ण आनंदी है। और हम ठहरे कंडीशनल आनंदी लोग, ऐसा ऐसा होगा तभी आनंदी रहेंगे। तो ये सब अनुभव हमें है। इसेंस ऑफ पंचकोश, इसका इसेंस क्या है? फूड बॉडी जो है एक्टिविटी के लिए होती है, ये मूलाधार चक्र से कंट्रोल होती है। एक्टिविटी, इसके इसके आधार पे एक्टिविटीज होती है, हमें एक्टिविटी करनी है तो फूड बॉडी शक्तिशाली चाहिए। ऑक्सीजन बॉडी वाइटलिटी बॉडी है, जितना बॉडी में ऑक्सीजन होगा उतना हम ज्यादा वाइटलिटी महसूस करते हैं। हमारे लंग्स में 6000 छिद्र है, उसमें से 2000 ही एक्टिव है। हम अपनी मैक्सिमम लंग्स का उपयोग ही नहीं करते हैं। वाइटलिटी, ऑक्सीजन बॉडी से वाइटलिटी मेंटेन होती है। मेमोरी बॉडी सिर्फ लर्निंग के लिए है या फैक्ट्स के लिए है। मेरे मोबाइल में मेरा जो अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट है, उसका पासवर्ड याद रखने के लिए मेमोरी बॉडी जरूरी है। लर्निंग के लिए मेमोरी बॉडी जरूरी है कि मैंने रात को कुछ तुअर की दाल खाई थी, मुझे परेशानी हुई थी, वहां तक ठीक है। इमोशनल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग, सोशल लर्निंग, उतना ही मेमोरी बॉडी का मतलब है। इंफॉर्मेशन बॉडी क्रिएशन बॉडी है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन बॉडी, मेमोरी बॉडी जो है, इंफॉर्मेशन बॉडी इमेजिनेशन बॉडी भी कहा जाता है उससे। एक कल्पनाओं का शरीर है। ये कल्पना करते हो तो ये कल्पनाओं पे आप ज्यादा फोकस करते हो, कल्पनाएं मैनिफेस्ट होने लगती है। एलन मस्क ने सोचा कि मंगल ग्रह पे जाना है, कल्पना ही अद्भुत है। उसने सोचा कि ह्यूमन ब्रेन में चिप बिठाई जाएगी, बैठ गई। 2023 में चिप बैठ गई। अभी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ब्रेन से ही कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल रहा है। उस चिप को कहते टेलीपैथी, न्यूरोलिंक ने बनाई। इंफॉर्मेशन बॉडी क्रिएशन बॉडी है। एलन मस्क ने ऐसा क्रिएशन किया जो मानव सभ्यता में कभी नहीं था, उसने कल्पना की और उसने कर दिया। इंफॉर्मेशन बॉडी क्रिएट कर सकती है, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन बॉडी क्रिएशन बॉडी है। तो हमारे अंदर जितनी सार्थक इंफॉर्मेशन होगी, मेरी भाषा में आत्मा के प्रकाश में जो इंफॉर्मेशन है वही काम की है। तो अनावश्यक इंफॉर्मेशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे लाइफ में मैंने 25 साल अनावश्यक इंफॉर्मेशन ली है। अभी जितनी काम की इंफॉर्मेशन उतना ही करता हूं, देता हूं मैं। आपको भी जितनी जरूरी उतनी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और जॉय बॉडी वो मीनिंगफुल लाइफ है। हमारे सारे जॉय मीनिंग से आते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ टू गिव मीनिंग टू लाइफ। डिप्रेशन का मतलब क्या है? मीनिंग ही खत्म हो गया तो बॉडी में जॉय पैदा नहीं होगा, सेरोटोनिन नहीं पैदा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे अंदर आनंद का अनुभव करवाता है। जॉय बॉडी, जितने आपकी मीनिंग क्लियर होते हैं आपको लाइफ में मजा आता है। चाहे वो कर्म के मीनिंग हो, चाहे आपके संबंधों के मीनिंग हो, चाहे वस्तुओं के मीनिंग हो, चाहे दुनिया की मीनिंग हो, जितने आपकी मीनिंग स्पष्ट होंगे उतना आपका लाइफ में जॉय बढ़ता है। ये पंचकोश का इसेंस है। फूड बॉडी को मेंटेन करना है, मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ऑक्सीजन बॉडी वाइटलाइज मेंटेन करनी है, फॉर्मूला बताया मैंने। मेमोरी बॉडी से लर्निंग लेनी है और मेमोरी बॉडी से मुक्त होना है, रिलीफ वर्क के लिए फॉर्मूला बताया। इंफॉर्मेशन बॉडी एकाग्र होना सीखना पड़ेगा, आनापान की हमने बात की। और जॉय बॉडी वो ग्रेटिट्यूड से आती है। ग्रेटिट्यूड कब करोगे? जब आपको लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। भूतकाल में जो मीनिंगफुल आपके साथ हुआ है उसको जब याद करते हो तो अपने आप ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। तो ये पंचकोश है, हम इसे हर रोज अनुभव करते हैं। जी हाँ, हर रोज करते हैं लिटरली। बस इस तरह से स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और याद रखिए, फूड बॉडी, ऑक्सीजन बॉडी और मेमोरी बॉडी तो एनिमल्स में भी है। हमें इंफॉर्मेशन बॉडी और जॉय बॉडी को एक्टिवेट करना है, इसलिए हम मनुष्य हैं। ये तो एनिमल्स में और हम में कुछ भी फर्क नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो एनिमल्स में भी है, हम में भी हो सकता है। लाइफ मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो,
आनंद के आधार पे हो, तब जीवन का कुछ मतलब है। ऐसा कार्य करिए, सही संबंध और सही कार्य, ऐसा संबंध जहां आनंद आता है, ऐसा काम जिसमें आनंद आता है, मीनिंगफुल और पर्पसफुल जिए। मतलब जॉय बॉडी और इंफॉर्मेशन बॉडी के तालमेल में जिए। यस, हम 90 मिनट से बात कर रहे हैं। आई कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, थैंक यू नीता।